त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको बताऊंगा मांग के प्रकार। तो इसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वह है मांग के प्रकार, अर्थात मांग जो होती है उसके अनेक प्रकार होते हैं। यदि आप मांग को जानना चाहते हैं कि मांग किसे कहते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मांग का क्या नियम है, पूर्ति का क्या नियम, अर्थात तमाम प्रकार के वीडियो पहले से हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं मांग के प्रकार। तो जो मांग है वो अनेक प्रकार की होती है। तो इसको लेते हैं। पहले नंबर पे आती है कीमत मांग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइस डिमांड। नंबर 2 है आई मांग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम डिमांड। तीसरी आती है तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। और चौथा है मांग के अन्य प्रकार, जिसमें पहला आता है संयुक्त मांग या ज्वाइंट डिमांड, दूसरा आता है व्युत्पन्न मांग या डेराइव्ड डिमांड, और तीसरा आता है सामूहिक मांग या कंपोजिट डिमांड। तो इस प्रकार से जो यह मांग है यह अनेक प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि कीमत मांग किसे कहते हैं। तो कीमत मांग की सबसे पहले हम किताबी परिभाषा को जान लेते हैं कि इसकी क्या परिभाषा बनती है। कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर का अर्थ है कि उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो नेचर है अर्थात स्वभाव है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अन्य बातें समान रहने पर, ये बातें तो मैंने आपको बता दी। यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। इस प्रकार मांग एवं कीमत के बीच विपरीत या उल्टा संबंध पाया जाता है। तो यह हुई कीमत मांग की किताबी परिभाषा। इसका अर्थ हम सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि जब भी कोई वस्तु क्या होती है, सस्ती होती है, तो उसकी मांग अर्थात उसको खरीदने वाले लोग क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और यदि इसके विपरीत उल्टा होता है, यदि वस्तु महंगी हो जाती है तो उसको खरीदने वालों की जो संख्या होती है वो घट जाती है। तो कीमत मांग यही बताती है कि यदि वस्तु की कीमत घटती है अर्थात वस्तु सस्ती होती है तो उपभोक्ता ज्यादा वस्तु खरीदते हैं या उसकी मांग ज्यादा करते हैं, और यदि वस्तु महंगी हो जाती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं या उसकी डिमांड कम करते हैं। तो इस प्रकार से कीमत मांग अर्थात मांग और कीमत के बीच का जो रिलेशन है यहाँ पे वो नेगेटिव है, उल्टा है या विपरीत है। अर्थात एक का घटना अर्थात कीमत का घटना और मांग का बढ़ना, इसके विपरीत कीमत का बढ़ना और मांग का घटना। तो इस प्रकार से कीमत मांग का जो संबंध होता है वह विपरीत होता है। कीमत मांग के बाद अब आता है आय मांग, अर्थात दूसरे नंबर पर है मांग का प्रकार आय मांग। तो इसकी किताबी परिभाषा को भी जान लेते हैं। यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है या आय बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय घटने से वस्तुओं की मांग घटती है तो इसे आय मांग कहते हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर, जो बातें मैंने पहले आपको बताई वही बातें हैं। और आगे जान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है अर्थात माना कोई व्यक्ति है, उसकी इनकम बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर यदि उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग क्या करता है, ज्यादा करता है, वो खरीदता है। माना कोई व्यक्ति पहले बेरोजगार है तो वस्तु की डिमांड क्या करता है, कम करता है, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने के लिए उसके पास रुपये नहीं है। लेकिन जब वो जॉब लग जाता है अब वो क्या कर सकता है कि अधिक आय से अधिक वस्तुओं को खरीद सकता है। ठीक है, कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती चली जाती है, कि माना पहले उपभोक्ता की आय है 30,000, फिर 50,000 हुई, फिर 1,00,000 हुई, तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। इस प्रकार से वह अधिक वस्तुओं को खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से आय बढ़ने से क्या होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है अर्थात वस्तुओं को ज्यादा खरीदता है। इसके विपरीत यदि उसकी आय घटती है अर्थात 1,00,000 रुपए पहले इनकम थी, घट के क्या हो गई 50,000 रुपए हुई, तो क्या करेगा, कम वस्तुओं को ही खरीदेगा। यदि और कम होती है 20,000 तो वस्तुओं को कम खरीदेगा। अर्थात आय जैसे जैसे कम होगी तो वस्तुओं की मांग कम करेगा, और आय जैसे जैसे बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो इसे कहते हैं आय मांग। तो जो आय मांग होती है यह
वस्तुओं की जो प्रकृति होती है, वस्तुओं का जो नेचर होता था, वस्तुएं क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो उस आधार पर जो आय मांग है उसको दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक है सामान्य वस्तुओं या श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग। सामान्य वस्तुओं या श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग का क्या अर्थ होता है, या सामान्य वस्तु किसे कहते हैं या श्रेष्ठ वस्तु किसे कहते हैं। और दूसरा आता है कि घटिया वस्तु, या जिसे कहते हैं हीन वस्तु, या जिसे गिफिन गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए, सामान्य वस्तु या सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घटती है। ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं श्रेष्ठ, या उनको उत्तम किस्म की वस्तुएं कह सकते हैं, या उसको हम सामान्य किस्म की वस्तुएं कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियर गुड्स। तो जितनी भी सामान्य वस्तुएं होती हैं, इनकम जैसे जैसे उपभोक्ता की बढ़ती है तो उनकी मांग वो ज्यादा करता है, अर्थात उनको ज्यादा खरीदता है। लेकिन इसके विपरीत जैसे जैसे उसकी इनकम क्या होती है, घटती है, तो वस्तुओं की मांग क्या करता है, कम करता है। तो यह हुई सामान्य वस्तुओं या श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग। और इसका दूसरा जो प्रकार है आय मांग के प्रकार में, वो है घटिया वस्तुओं की मांग। तो जो घटिया वस्तुओं की मांग है उसकी किताबी परिभाषा को भी जान लेते हैं कि घटिया वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ती है, जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का। अर्थात घटिया जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग क्या होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उपभोक्ता की, तो इनकी मांग घटती है। इनकी मांग क्या होती है, घटती है। और जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम क्या होती है, घटती है, तो इनकी मांग बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये ठीक श्रेष्ठ वस्तुओं के विपरीत हो गया घटिया वस्तुओं की मांग। अब ऐसा क्यों होता है कि माना बात कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, कोई व्यक्ति क्या है, बहुत गरीब है, और वह धीरे धीरे उन्नति करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो ऐसी स्थिति में अब वह क्या करेगा कि जो घटिया किस्म की वस्तुएं हैं, माना बात वह ज्वार, बाजरा और मक्के का भोजन में इस्तेमाल कर रहा था, उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो ज्वार, बाजरा और जो मक्का है उसमें स्वाद कम है। तो ऐसी स्थिति में वह उनकी मांग ज्यादा नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, चावल, गेहूं क्या करने लग जाएगा, खरीदने लग जाएगा, अच्छा किस्म का चावल खाने लग जाएगा, ठीक है, अच्छा किस्म का जो आटा है उसका प्रयोग करने लग जाएगा। तो इससे ज्वार, बाजरा जो घटिया कृषि पदार्थ है उनकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे उपभोक्ता की क्या होती है, इनकम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो घटिया वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, घटती है। लेकिन जैसे इसके विपरीत होता है, अर्थात उल्टा क्या होगा कि यदि इनकम घटती है उपभोक्ता की, तो फिर क्या होगा कि घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि घटिया वस्तुएं कैसे होती हैं, सस्ती होती हैं, तो उनकी मांग आय घटने पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वार, बाजरा, मक्का ये मोटे किस्म के अनाज हैं। तो मोटे किस्म के जो अनाज हैं इनकी कीमत होती है कम, ठीक है, और इनका जो अधिकतर इस्तेमाल या प्रयोग जो भोजन में करता है वो गरीब इंसान करता है। लेकिन गरीब इंसान की जॉब लग जाए, इसके पास धन आ जाए, तो क्या करेगा, ज्वार, बाजरा, मक्का इस प्रकार के जो कृषि पदार्थ हैं जिनका वो क्या करता है, खाने पीने का काम करता है, वो बंद कर देगा और उसके स्थान पर अच्छे किस्म के जो चावल है, ये आटा लेना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ब्रांडेड आटा लेना शुरू कर देगा, ब्रांडेड चावल खाना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से कपड़े हैं, कपड़े भी हो सकता है कि वो पुराने कपड़े, ठीक है, या फिर घटिया किस्म के कपड़े हैं, कम कीमत के हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यदि उसकी इनकम बढ़ती है तो वो इन कपड़ों को छोड़ देगा, फिर अच्छी किस्म की अच्छी क्वालिटी के कपड़ों को खरीदेगा। लेकिन इसके विपरीत इसकी इनकम क्या होती है, डिक्रीज होती, कम होती है, तो फिर उन्हीं पुराने कपड़ों पर पहुंच जाएगा। इसी में हम लेते हैं कि माना कोई व्यक्ति पुरानी कार चला रहा है, ठीक है, कि पुरानी कार चला रहा है, तो पुरानी कार क्या एक घटिया वस्तु है। अब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर वो एक अगली पुरानी कार ले लेगा या 4-5 ले लेगा। अब क्या करेगा, पुरानी कार के स्थान पर नई कार लेगा, अर्थात नई कार का इस्तेमाल करेगा इनकम बढ़ने पर, ठीक है, क्योंकि जो पुरानी कार है घटिया किस्म की वस्तु है उसको छोड़ देगा और अगली वस्तु को, अर्थात अच्छी किस्म की कार को पकड़ लेगा, क्रय करेगा उसका, ठीक है। और इसके विपरीत उसकी इनकम क्या होती, घटती है, तो क्या होगा कि वह अच्छी किस्म कार नहीं खरीद पाएगा अगला व्यक्ति, तो इस प्रकार से वो पुरानी कार को पुनः खरीदना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सामान्य वस्तु होती है और जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ
आड़ी मांग का जो तीसरा प्रकार है वह है तिरछी मांग, या इसी को कहते हैं आड़ी मांग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस डिमांड। तो इसकी किताबी परिभाषा को भी समझिए कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उससे संबंधित वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे तिरछी या आड़ी मांग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें वही बातें हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, अर्थात जब दो वस्तुएं क्या होती हैं, आपस में संबंधित होती हैं। क्या होती हैं? आपस में संबंधित होती हैं। तो एक की कीमत में परिवर्तन होने से, अर्थात उसकी कीमत बढ़ती है या घटती है, तो दूसरी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसकी मांग बढ़ती है घटती है, उसे ही कहते हैं आड़ी मांग या तिरछी मांग। ठीक है, अब इसको हम सरल भाषा में आगे जाके समझते हैं कि जो तिरछी मांग होती है वह भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। जो आड़ी मांग कहते हैं या तिरछी मांग कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं, यह दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी मांग जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, और दूसरा आता है पूरक वस्तुओं की आड़ी मांग जो कंप्लीमेंट्री गुड्स होती है। तो इस प्रकार से आड़ी मांग यहाँ पे भी दो प्रकार की आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी मांग, अर्थात आड़ी मांग को यहाँ पे और भी सामान्य भाषा में समझ लेते हैं कि स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी मांग कैसे होती है। स्थानापन्न वस्तुएं समझ लेते हैं, कौन वस्तुएं होती हैं कि वे वस्तुएं कहलाती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं। अर्थात स्थानापन्न वस्तुएं कौन होती हैं कि जो कि हमारी एक ही आवश्यकता को पूरा करती हैं, एक ही आवश्यकता को पूरा करती हैं, वे वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। कि माने बात, बाजार में आप गए आम लेने, ठीक है, आम नहीं मिला तो आप केला ले लीजिए। ठीक है, आप अरहर लेने गए थे, वो दाल उपलब्ध नहीं है, आपको मिल गया राजमा, तो आप राजमा को ले सकते हैं। ठीक है, वो भी दाल का ही काम करेगी। तो इस प्रकार से ये होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं जो कि हमारी एक ही आवश्यकता को पूरी करती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं, एक दाल नहीं है दूसरी दाल लीजिए, दूसरी नहीं है तीसरी लीजिए, तीसरी नहीं थी चौथी लीजिए। सब्जियां होती हैं, गोभी नहीं है, ठीक है, फूल गोभी नहीं है तो पत्ता गोभी लीजिए, पत्ता गोभी नहीं तो शिमला मिर्च लीजिए, शिमला मिर्च नहीं तो आलू ले लीजिए। ठीक है, आलू नहीं है तो लौकी लीजिए, लौकी नहीं है तो क्या उसका नाम बैंगन ले लीजिए। तो इस प्रकार से स्थानापन्न सब्जियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जाती हैं कि एक ही अनुपस्थित है तो दूसरा ले लीजिए। ठीक है, एक से मन भर गया तो दूसरा लीजिए, दूसरे से मन भर गया तो तीसरा ले लीजिए। लेकिन ये क्या करती है, हमारी एक ही आवश्यकता को पूरा करती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया कि जैसे आम के बदले केला या अरहर की जगह राजमा का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। या इससे पहले मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे चुका हूं। तिरछी मांग में दूसरे नंबर पर आता है पूरक वस्तुओं की आड़ी मांग। तो पूरक वस्तुओं की आड़ी मांग किसे कहते हैं, इसे किताबी परिभाषा को भी समझ लेते हैं कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं कि जो एक साथ प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे बिजली और बल्ब, बाइक और पेट्रोल, पेन और स्याही। तो इस प्रकार से पूरक वस्तुएं जो होती हैं वो एक साथ यूज की जाती हैं। अर्थात यदि वस्तु एक होगी और दूसरी नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे हाथ में इसमें क्या है, ये पेन है, इसके अंदर रिफिल लगी है, इसके अंदर स्याही होगी तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्याही नहीं होगी तो पेन किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, और यदि स्याही है लेकिन पेन नहीं है तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से पेन और इसके अंदर की जो स्याही है इसका इस्तेमाल दोनों एक साथ किया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के पास बाइक है तो बाइक चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। ठीक है, तो बाइक किससे चलेगी, पेट्रोल से चलेगी। यदि आपके हाथ में पेट्रोल है, ठीक है, और बाइक नहीं है तो पेट्रोल किसी काम का नहीं है। यदि आपके पास बाइक है और पेट्रोल नहीं है तो फिर बाइक किसी काम की नहीं है, क्योंकि बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनकी जो डिमांड होती है वो एक साथ की जाती है। अब आता है मांग के अन्य प्रकार, अर्थात जो मांग के पहले प्रकार मैंने आपको बताए, इसके अलावा मांग के अन्य प्रकार भी होते हैं। उसमें सबसे पहले लेते हैं संयुक्त मांग या ज्वाइंट डिमांड। तो इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं कि जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। कि जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, अर्थात वह दो वस्तुएं हमारी एक ही आवश्यकता को पूरी करती हैं। यदि एक की भी कमी हो गई तो दूसरी हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे बैट और गेंद। ठीक है, कि बैट है हमारे पास और गेंद नहीं है तो हम खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, गेंद है तो बैट नहीं है, तो प्रकार से क्रिकेट मैच नहीं चलेगा, तो बैट भी चाहिए और गेंद भी, अर्थात इन दोनों का प्रयोग एक साथ ही किया जाएगा। इस प्रकार से ये पूरक वस्तुओं की तरह ही होती है संयुक्त मांग। इस प्रकार से जूते और मोजे का भी उदाहरण ले सकते हैं कि जूता है,
तो पहनने के लिए क्या चाहिए, मोजा भी चाहिए। यदि मोजा है और जूता नहीं है तो फिर बेकार लगेगा। ठीक है, मोजा किसके साथ पहना जाता है, जूते के साथ पहना जाता है, जूता मोजे के साथ पहना जाता है। ठीक है, और मोजा किसके साथ पहना जाएगा, जूते के साथ पहना जाएगा। तो इस प्रकार से ये होती हैं संयुक्त मांग वाली वस्तुएं कि जो एक साथ क्या करती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं या प्रयुक्त की जाती हैं। अगला आता है व्युत्पन्न मांग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड डिमांड। ठीक है, तो इसकी किताबी परिभाषा को भी समझिए कि किताबी परिभाषा क्या कहती है कि जब एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न हो जाती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे सामान लाने के लिए ट्रक की मांग, तो व्युत्पन्न मांग कैसे होती है कि व्युत्पन्न मांग क्या होती है कि जिस वस्तु को हम मांग कर रहे हैं उस वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती है, डायरेक्ट नहीं की जाती है, उसकी मांग होती है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कैसे होती है कि वो एक मांग के कारण दूसरी मांग उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि यहां पे मैंने उदाहरण दिया सामान लाने के लिए ट्रक। यदि हम बाजार से हमें 5 बोरे क्या करने हैं, सामान लाना है, माना 5 बोरे चावल के लाने हमने, तो उसको लाने के लिए हमें अगली वस्तु की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी ट्रक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रक की जरूरत कब पड़ी कि जब हमें क्या लाना है, 5 बोरे चावल के लाने या किसी भी गुड्स के लाने हैं तो हम ट्रक की मांग करेंगे। इसी प्रकार से हमने कहीं घूमने के लिए जाना, भ्रमण करने के लिए जाना है, घर में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अन्य वस्तु की मांग नहीं करेंगे। और यदि हमें भ्रमण का हमने प्रोग्राम बना दिया, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की मांग करेंगे। तो इस प्रकार से भ्रमण के कारण क्या हो गई कि यहां पर हमारी कार की मांग उत्पन्न हो गई। इसी में और भी समझ लेते हैं कि यदि हमने मकान बनाना है, क्या बनाना है, मकान बनाना है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, बहुत सारी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, अर्थात बहुत सारी वस्तुओं की मांग हमारे द्वारा की जाने लगेगी। जैसे मकान बनाने के लिए जमीन की मांग करेंगे, लेबर की मांग करेंगे, धन की मांग करेंगे। ठीक है, सीमेंट, सरिया, बजरी, ईंट की मांग होगी। और इसके साथ क्या मांग होगी, दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी की मांग होगी, खिड़की बनाने के लिए लोहे की मांग होगी। ठीक है, इसी प्रकार से कमरे के अंदर लाइट लगानी है तो इस प्रकार से वायर की मांग उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से देखिए कि एक आवश्यकता के कारण या एक मांग के कारण अन्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो जा रही है। तो इस प्रकार की मांग जब उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग। तो श्रमिक की मांग कब करते हैं हम, कि जब हमारे घर में कोई काम होगा, क्योंकि डायरेक्ट श्रमिक का हम तो यूज नहीं कर सकते, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे घर में किसी प्रकार का काम नहीं है तो हम श्रमिक की मांग नहीं करते हैं। और यदि हमारे घर में काम है, यदि हमें कोई गड्ढा खोदना है, पेड़ लगाने हैं, तो हम क्या करते हैं, श्रमिक की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से व्युत्पन्न मांग किसी वस्तु की मांग जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती। जैसे आम की मांग क्या होती है, प्रत्यक्ष मांग होती है कि हम आम की मांग करते हैं, आम को बाजार में खरीदते हैं तो सीधे खा सकते हैं। तो क्या हम श्रमिक को भी सीधे खा सकते हैं क्या? यदि हमें मकान बनाना है तो हमें जमीन की मांग पड़ रही है, अर्थात मकान नहीं बनाएंगे तब जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मकान नहीं बनाएंगे तो रेत, ईंट, बजरी, लोहा, सीमेंट, जितनी भी चीजें हैं उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। उनकी जरूरत कब पड़ेगी कि जब हम क्या करेंगे, मकान बनाएंगे तभी उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से होती है व्युत्पन्न मांग। इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको बताए। अब अगला आता है सामूहिक मांग। अब सामूहिक मांग किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं कि जब एक वस्तु की मांग 2 या 2 से अधिक प्रयोगों के लिए की जाती है तो उसे सामूहिक मांग कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु ऐसी है कि जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक कामों में किया जाता है तो उसे कहते हैं सामूहिक मांग। जैसे मैंने उदाहरण लिया है बिजली का, तो बिजली क्या होती है, बिजली से आप जानते हैं कि हमारे घर में बल्ब भी चलते हैं, एक प्रयोग ये हो गया। बिजली से हमारा पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है, एसी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलता है। ठीक है, फोन भी उससे क्या होता है, चार्ज होता है, कंप्यूटर भी चलता है, फैक्ट्रियां भी चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस प्रकार से देखें इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, अनेक प्रयोग हैं। इसी प्रकार से दूध का उदाहरण भी लिया है कि दूध क्या है, दूध को हम पी भी सकते हैं। दूध से क्या बनेगा, मक्खन बनेगा। ठीक है, दूध से घी भी बनेगा। तो इस प्रकार से एक चीज से अनेक आइटम तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल से क्या, जितनी भी गाड़ियां हैं अधिकांश किससे चल रही है, डीजल से चल रही है। ट्रेन क्या हो रही है, डीजल से चल रही है। जो जनरेटर हैं वो भी किससे चल रहे हैं, अर्थात बिजली उत्पन्न कर रहे हैं जनरेटर, वो डीजल से चल रहे हैं। तो डीजल का यहाँ पे देखिए प्रयोग अनेक चीजों के लिए किया जा रहा है। तो यदि कोई वस्तु एक ऐसी है कि जिसका प्रयोग हम अनेक
कामों में करते हैं तो उसे कहते हैं सामूहिक मांग। जैसे मैंने उदाहरण दिया यहाँ पे, बिजली का, दूध का भी दिया, डीजल का भी दिया। ऐसे और भी वस्तुएं हो सकती हैं कि जो सामूहिक मांग के अंतर्गत आती हैं। आप इन पे विचार कीजिए। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको क्या बताया, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। आज मैंने आपको बताया मांग के प्रकार, कि मांग कौन कौन से प्रकार की हो सकती है। जिसमें मैंने पहले बताया आपको कीमत मांग, दूसरा बताया आय मांग जिसमें श्रेष्ठ वस्तुओं की आय मांग, दूसरा बताया घटिया वस्तुओं की मांग, तीसरा बताया क्रॉस डिमांड या तिरछी मांग या आड़ी मांग किसे कहते हैं। और यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु की मांग किसे कहते हैं। अलावा मांग के अन्य प्रकारों में मैंने आपको बताया कि संयुक्त मांग किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं और सामूहिक मांग किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।